2026 सोचिए, ये कोई आम महीना नहीं था। ये वो वक्त था जब भारतीय राजनीति में एक ऐसा भूकंप आया जिसने सबको हिला कर रख दिया। पिछले 15 सालों से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर एक छत्र राज करने वाली टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अजेय माने जाने वाला किला भर भरा कर गिर पड़ा। माँ, माटी और मानुष का जो नारा कभी गूंजता था, वो 2026 आते आते जनता के गुस्से के आगे एकदम शांत हो गया। तो आखिर ये हुआ कैसे? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी ऐतिहासिक राजनीतिक उलटफेर के हर पहलू को डिकोड करेंगे। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 92.93%। आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा वोटिंग प्रतिशत। जब इतने सारे लोग अपने घरों से बाहर निकलकर वोट डालने आते हैं ना, तो वो किसी सरकार को बचाने के लिए नहीं आते, वो आते हैं व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए। ये कोई साधारण चुनाव नहीं था, ये एक तरह का साइलेंट रेफरेंडम यानी मौन जनमत संग्रह था। और जब नतीजे आए तो चुनावी गणित ने सब कुछ चौंका दिया। 294 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर तूफान ला दिया, सीधा 2/3 बहुमत। और जो टीएमसी 2021 में 215 सीटों पर थी, वो सिमट कर रह गई सिर्फ 80 सीटों पर। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि मौजूदा सरकार के 63% कैबिनेट मंत्री चुनाव बुरी तरह हार गए, और तो और खुद मुख्यमंत्री अपनी सबसे सुरक्षित भवानीपुर सीट से 15,000 से ज्यादा वोटों से हार गईं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका था। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? आइए इसके पहले बड़े कारण यानी बंगाल के आर्थिक पतन और सिंडिकेट राज पर नजर डालते हैं। देखिए, इस हार की जड़ें सिर्फ रातों रात हुए किसी राजनीतिक बदलाव में नहीं हैं। ये जुड़ी हैं राज्य की गिरती हुई अर्थव्यवस्था से। 1960 के दशक में पश्चिम बंगाल पूरे भारत का इंडस्ट्रियल नर्व सेंटर था, देश का तीसरा सबसे अमीर राज्य। लेकिन फिर वामपंथियों का दौर आया, पूंजी का पलायन शुरू हुआ, और 2024 आते आते हालत ये हो गई कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में बंगाल खिसककर 24वें नंबर पर आ गया। एकदम से इतना बड़ा डाउनफॉल। नेशनल जीडीपी में राज्य के योगदान को ही देख लीजिए। 1960 में जो 10.5% था, वो 2024 तक गिरकर बस 5.6% रह गया। मतलब एक्चुअल वेल्थ क्रिएट करने की बजाय सरकार सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं से पैसे बांटकर काम चला रही थी। गरीबी हटाई नहीं जा रही थी, बस उसे मैनेज किया जा रहा था। और इस बर्बादी के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ था सिंडिकेट राज और कटमनी का। ये असल में एक पैरेलल टैक्स सिस्टम बन चुका था। आपको कोई नया काम शुरू करना है, मकान बनाना है या नई फैक्ट्री लगानी है, तो लोकल बाहुबलियों को रिश्वत देनी ही पड़ेगी। इसका नतीजा क्या हुआ? इन्वेस्टर्स भाग गए। 15 सालों में 177 फैक्ट्रियां हमेशा के लिए बंद हो गईं, और राज्य का जो डेट टू जीएसडीपी रेशियो है वो 38.4% के डेंजरस लेवल तक पहुंच गया। और इसका सीधा असर पड़ा आम इंसान पर। 22,40,000। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। रोजगार न होने के कारण इतने युवा और मजदूर अपना घर-बार छोड़कर केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरफ पलायन करने को मजबूर हो गए। जब किसी राज्य का इतना बड़ा वर्किंग क्लास बाहर जाने लगे, तो समझ लीजिए कि सिस्टम में कुछ बहुत बड़ी खराबी आ चुकी है। अब बात करते हैं चुनाव से ठीक पहले हुए एक बड़े प्रशासनिक विवाद की, जहां 91 लाख वोटर्स लिस्ट से ही गायब हो गए। चुनाव आयोग ने एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ड्राइव चलाई थी। दावा था कि एक सीक्रेट एल्गोरिदम के जरिए लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर 91 लाख वोटर्स के नाम एक झटके में हटा दिए गए। मतलब कुल वोटर्स का 11 से 12% हिस्सा वोट ही नहीं दे पाया। बिना किसी प्रॉपर हियरिंग के उठाए गए इस कदम ने करीब 140 से ज्यादा सीटों का पूरा चुनावी गणित ही पलट कर रख दिया। अब सत्ताधारी पार्टी का आरोप था कि ये उनके अल्पसंख्यक वोटर्स को बाहर करने की एक सुनियोजित साजिश थी। लेकिन जब डेटा सामने आया तो कहानी कुछ और ही थी। हटाए गए इन 91 लाख लोगों में से 63% हिंदू थे और 34% मुस्लिम। हालांकि ये कदम किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ नहीं दिख रहा था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स के कटने से चुनाव के नतीजों पर बहुत गहरा असर पड़ा। लेकिन इन सबसे ऊपर था वो गुस्सा जिसने टीएमसी के सबसे मजबूत किले को तोड़ा, महिलाओं का आक्रोश। महिला वोटर्स हमेशा से सत्ताधारी दल की सबसे बड़ी ताकत रही थी, लेकिन 2 घटनाओं ने इस भरोसे को जड़ से हिला दिया। पहला था संदेश खाली, जहां लोकल बाहुबलियों ने गरीब महिलाओं की जमीनें छीनी और उनके साथ जो संस्थागत शोषण हुआ उसने पूरे देश को सुन्न कर दिया।
और फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज की वो दिल दहला देने वाली घटना, जहां एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई, प्रशासन पर सबूत मिटाने के आरोप लगे। इन सब ने महिलाओं को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सिस्टम पीड़ितों के बजाय दोषियों को बचा रहा है। और इसी दर्द ने एक बहुत ही पावरफुल आवाज का रूप ले लिया। महिलाओं ने साफ साफ कह दिया, हमें 1500 रुपए का लक्की भंडार नहीं चाहिए, हमें अपनी गरिमा और सुरक्षा चाहिए। जब बात बेसिक सेफ्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाए ना, तो कोई भी कैश ट्रांसफर स्कीम काम नहीं आती। महिला वोटर्स ने इस बार नकद के बजाय अपने सम्मान को चुना। इस गुस्से का सबसे बड़ा और मार्मिक सबूत हमें पानिहाटी सीट पर देखने को मिला। वहां आरजीकर पीड़िता की मां ने चुनाव लड़ा और सत्ताधारी पार्टी के कैंडिडेट को पूरे 28,000 से ज्यादा भारी वोटों से हरा दिया। ये महज एक चुनावी जीत नहीं थी, ये एक मां के दर्द के साथ खड़ी जनता की हुंकार थी और मौजूदा तंत्र के नैतिक पतन का सबसे बड़ा प्रतीक। महिलाओं के साथ साथ राज्य के युवाओं का गुस्सा भी चरम पर था। आइए इसे समझते हैं। विपक्ष ने इस व्यवस्था को भाईपो मॉडल का नाम दिया, यानी एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम जो पूरी तरह से एक्सटॉर्शन और कट मनी पर चल रहा था। इसका सबसे भयानक रूप दिखा शिक्षक भर्ती घोटाले में। एक तरफ क्वालिफाइड युवा नौकरी के लिए सड़कों पर धक्के खा रहे थे और दूसरी तरफ भारी रिश्वत लेकर अयोग्य लोगों को नौकरियां बेची जा रही थीं। योग्यता का तो जैसे कोई मोल ही नहीं रह गया था। और जब टीवी स्क्रीन्स पर 50 करोड़ रुपए कैश के पहाड़ देखे जो ईडी ने पूर्व शिक्षा मंत्री के करीबियों के घर से बरामद किए थे, तो लोग बस देखते रह गए। इस खुले भ्रष्टाचार ने जनता के अंदर एक गहरी निराशा यानी करप्शन फटीग ला दी थी। लोग इस रोज रोज के करप्शन से पूरी तरह थक चुके थे। और अंत में इस पतन को पूरा किया पार्टी की आपसी गुटबाजी और टूटते वोट बैंक ने। पार्टी अंदर से दो फाड़ हो चुकी थी। एक तरफ थी पुरानी पीढ़ी जो अपनी पुरानी वेलफेयर राजनीति पर टिकी थी, और दूसरी तरफ नई पीढ़ी जो नया डायमंड हार्बर मॉडल ला रही थी। इस नई डेटा ड्रिवन मॉडल के चक्कर में 74 सिटिंग विधायकों के टिकट कट गए। नतीजा ये हुआ कि दशकों पुराने जमीनी नेटवर्क टूट गए। जिस वक्त पार्टी को सबसे ज्यादा एकजुट होने की जरूरत थी, उस वक्त उनका अपना ही संगठन लकवाग्रस्त हो गया। और इसी बीच जो अल्पसंख्यक वोट बैंक हमेशा एक मजबूत ढाल माना जाता था, वो भी दरक गया। निष्कासित नेता हुमायूं कबीर ने आम जनता उन्नयन पार्टी यानी एजेयूपी बना ली। इस नई पार्टी ने मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे मजबूत गढ़ों में मुस्लिम वोटों को बुरी तरह बांट दिया। कई जगह मुकाबले इतने त्रिकोणीय हो गए कि इसका सीधा गणितीय फायदा विपक्ष को मिल गया। 4 मई 2026 जब नतीजे पूरी तरह साफ हो गए थे, तब एक और अप्रत्याशित घटना घटी। मुख्यमंत्री ने अपनी हार स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने चुनाव आयोग पर ईवीएम हैकिंग के गंभीर आरोप लगाए, जिससे राज्य में एक बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। हालांकि विशेषज्ञों का यही कहना था कि विधानसभा में बहुमत खोने के बाद कुर्सी पर बने रहना कानूनी तौर पर मुमकिन ही नहीं था। तो 2026 का ये चुनाव सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं था, ये करप्शन, कट मनी और खोखली हो चुकी व्यवस्था के खिलाफ जनता की एक निर्णायक क्रांति थी। पर अब सबसे बड़ा सवाल हम सभी के सामने है, क्या नई सरकार इस भारी कर्ज में डूबे और ध्रुवीकरण वाले राज्य को उसके पुराने समृद्ध और औद्योगिक गौरव की ओर वापस ले जा पाएगी, या ये रास्ता अभी और भी मुश्किल होने वाला है? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।